साथियों, अभी हम करेंगे हरियाणा बोर्ड का प्रैक्टिस पेपर 2022-23 विज्ञान का कोड बी, साइंस का, इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का आपको और कोड ए का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का आपको इस चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। अभी हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका इंग्लिश मीडियम का। क्या है कि if the cross sectional area of an aluminum wire is tripled and length remaining same, it resistivity will। तो इसको हम क्वेश्चन आंसर के साथ देखते हैं भाई। क्या होगा अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन को क्या करते हैं, ट्रिपल कर दें। मान लो ये क्या है, वायर है भाई एल्यूमिनियम की, और इसको ट्रिपल कर दिया, मोटा कर दिया, तो इसकी रेजिस्टिविटी घट जाएगी। जितने गुना घटेगी उतने ही गुना उसकी जो रेजिस्टिविटी घटेगी, यानी कि ये जितना बढ़ेगा उतना ये घटेगा। तो आंसर हो जाएगा सी का डिक्रीज 3 टाइम्स। अभी मैं इतना ज्यादा नहीं समझाऊंगा, फास्ट करवाऊंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो जल्दी जल्दी मिले। इसकी स्पेशल वीडियो प्रत्येक क्वेश्चन वाइज अलग से बना दी जाएगी। इसके बाद अगला है, ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी टू रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। तो उसको अगर एक बच्चा है और वो ब्लैक बोर्ड को देख नहीं पा रहा, जब वो लास्ट रो में बैठा है, तो उसको कौन सी बीमारी होगी भाई, मायोपिया। डिफेक्ट उसका होगा मायोपिया। इस क्वेश्चन पेपर को आप एचबीएससी साइट से आप ले सकते हैं, bsch.org नाम से है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन एनर्जी, यानी कि डिराइव नहीं होता, उत्पन्न होना, पैदा होना। सन एनर्जी, सन एनर्जी से कौन सी पैदा नहीं होती भाई, न्यूक्लियर एनर्जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपर्पज। रिपर्पज का मतलब क्या है, यानी कि कोई वस्तु जिस पर्पज के लिए थी उसका दूसरे पर्पज के लिए इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, रिपर्पज। देखो रिपर्पज मीन व्हेन ए प्रोडक्ट कैन नो मोर बी यूज्ड फॉर ओरिजिनल पर्पज। जब किसी प्रोडक्ट को हम ओरिजिनल पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, थिंक केयरफुली, ध्यान से सोचो, एंड यूज इफ इट सम अदर यूजफुल पर्पज, यानी कि किसी दूसरे पर्पज के लिए, अदर यूजफुल पर्पज के लिए इस्तेमाल करें तो उसको हम रिपर्पज कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्रैक्ड क्रोकरी, टूटा हुआ कोई क्रोकरी का सामान है। क्रोकरी मतलब चाय या घर रसोई में जो सामान है, क्रोकरी का सामान है जो टूट गया। या कप है कोई, जैसे मान लो ये कप है और ये इसका हैंडल है, अगर ये हैंडल टूट गया तो ये इतना काम का नहीं रहेगा। इसको हम यहाँ पर मिट्टी डाल के कोई भी पौधा उगा सकते हैं। तो इसका उद्देश्य चाय पीने के लिए रिपर्पज किया था। पर्पज क्या था इसका, टी को ड्रिंक करने के लिए। अब इसका इस्तेमाल होने लग गया गमला उगाने के लिए। तो हैंडल, ब्रोकन हैंडल कैन बी यूज्ड ग्रोन स्मॉल प्लांट एंड एज फीडिंग वेसल फॉर बर्ड्स। या इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, दाने डालकर किसको, बर्ड्स को भी हम क्या कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्या है कि एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 watt operate 8 hours per day, what is the cost of the energy to operate it for 30 days in at per rupees 3 per kilowatt hour। तो अब इसका देखते हैं भाई। सबसे पहले ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लो। क्या दिया गया है, पावर दे रखी है कितनी, 400 वाट। पावर कितनी दे रखी है, 400 वाट। अब पूछी है किलोवाट में, तो इसको किलोवाट में बदलोगे पहले। 400 अपॉन 1000, किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये क्या बन गया, किलोवाट बन गया। उसके बाद अगला क्या है भाई, क्या दे रखा है, टाइम देते हैं। कितना दे रखा है, 8 आवर पर डे और 30 दिन तक है। टाइम हो गया इसका 3 8 240 हार्स, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है कितनी, 3 रुपीज पर किलोवाट, पर किलोवाट, किलोवाट हार, ठीक है। पूछा क्या है, एनर्जी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी पूछी। कॉस्ट ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पी गुणा टी गुणा कॉस्ट। अब निकालते हैं भाई। एनर्जी कॉस्ट पी है आपका 400 अपॉन 1000 इंटू में टाइम कितना है 240 और कॉस्ट आपकी दे रखी है 3 रुपीज 3। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो ये गई, 1 जीरो से 1 जीरो ये गई। अब 4 या 12 कितना हो गया 240 और 12 को गुणा कर दो, 12 चुके 48, 4
12 दूनी 24 और 4 28। तो यानी कि एनर्जी कॉस्ट आपका आ जाएगा 288 रुपीज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम काजेज सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अगर बड़े बड़े डैम बनाएंगे तो उससे सोशल, सामाजिक या एनवायरमेंट, पर्यावरण पर क्या समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो क्या भाई, वास्ट एरिया ऑफ लैंड गेट सबमर्ज्ड अंडर वाटर, यानी कि बड़ा क्षेत्र, जब हम बड़े बड़े डैम बनाएंगे तो वहां हमें पानी इकट्ठा करना पड़ेगा, तो बहुत सारा क्षेत्र में वो जो है वाटर से सबमर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा, यानी कि बहुत सारा एरिया पानी से भर जाएगा। मैनी पीपल बिकेम होमलेस, बहुत से लोग क्या हो जाएंगे, होमलेस हो जाएंगे, घर छोड़ के जाना पड़ेगा, पानी भर जाएगा। तो ये सोशल प्रॉब्लम आ गई। इट आल्सो लीड द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यानी कि लोगों को समान मात्रा में पानी, जल नहीं मिलेगा। वाटर, पीपल क्लोज टू द सोर्स विल गेट एनफ वाटर, जो नजदीक होंगे उनको तो ज्यादा पानी मिलेगा। और एग्रीकल्चर के लिए whereas those far from the source, और जो दूर होंगे कैन नॉट गेट सफिशिएंट वाटर, उनको सफिशिएंट वाटर नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार ये तो सोशल प्रॉब्लम होगी। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या आएंगी, लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन, बड़े पैमाने पर वनों को काटना पड़ेगा जल इकट्ठा करने के लिए, वाटर को इकट्ठा करने के लिए। लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फोना, वनस्पति और वहां के जीव जंतु क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सो दैट पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट एरिया, बहुत से लोगों को भी वहां से हटाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी, वहां पर एनवायरमेंट की समस्याएं पैदा हो जाएगी। पॉज करके इसको लिख लेना। उसके बाद अगला है, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको स्पेशल वीडियो प्लैनेट का और स्टार का अलग से पढ़ाऊंगा। ये यहाँ पर बस एक बार थोड़ा सा जल्दी से देख लीजिए। द प्लैनेट्स आर मच नियर टू द अर्थ, जो प्लैनेट होते हैं पृथ्वी के नजदीक होते हैं, तारे पृथ्वी से दूर होते हैं, इसीलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं, वैसे वास्तव में तारे बहुत बड़े होते हैं। बिकॉज ऑफ दे कैन बी कंसिडर्ड एज लार्ज सोर्स, यानी कि वो बड़े सोर्स को मान सकते हैं वहां ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि वहां पर नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स है वो भी ज्यादा है। देन द एवरेज वैल्यू ऑफ चेंज द अमाउंट ऑफ लाइट, यानी कि अमाउंट जो होती है ना, जो लाइट है वो जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है, और रिफ्लेक्टेड होकर के लाइट इधर उधर ऐसे ऐसे चलती है जब वायुमंडल में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तो कुछ लाइट ही पहुंच पाती है। इस कारण से अगर बड़ा स्रोत है तो आधी लाइट हो सकता है एक बार आ जाए, आधी एक बार आ जाए, आधी इधर उधर, तो जो लाइट आएगी वो बराबर मात्रा में आएगी। मान लो इसके 10 पॉइंट है, कितने हैं, 10 पॉइंट है, और 5 पॉइंट से एक बार लाइट आ गई, दूसरी बार 5, दूसरे 5 की आ गई, तीसरी बार पहले 5 की आ गई, तो वो 0 हो जाएगा उसका जो असर है। तो लाइट देन द एवरेज वैल्यू ऑफ चेंज इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई फ्रॉम ऑल पॉइंट साइज लाइट सोर्स इज 0, यानी कि 0 हो जाएगी। ड्यू टू दिस इफेक्ट ऑफ ट्विंकलिंग इज न्यूलिफाइड, जिसके कारण जो उसका ट्विंकलिंग का इफेक्ट है, टिमटिमाने का जो असर है वो न्यूलिफाइड हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपने क्वेश्चन लिखा। तो भाई अगला है ड्राई लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं अलग से समझाऊंगा, बस यहां पर थोड़ा सा जल्दी से जल्दी देख ले। क्या है, पहले तो इसका चित्र देख ले। यहां पर 2 स्प्लिट रिंग लगे हुए हैं P और Q, और 2 ब्रश है X और Y, ये बैटरी है और ये क्या है, मैग्नेट है। तो प्रिंसिपल क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, यानी कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है तो इस पे फोर्स लगता है, ताकत लगती है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी के बीच में आ जाए तो 2 आदमी उसको खींचे तो उस पर ताकत लगेगी। तो इसी प्रकार जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी करंट बहता है तो और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इस पर एक झटका लगता है या एक बल लगता है, जिसके कारण ये अपना कार्य करती है। इसका अब ये तो हो गया प्रिंसिपल। अब करेंगे वर्किंग। वर्किंग क्या भाई, करंट इन द कॉइल एबीसीटी एंटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ बैटरी थ्रू कंडक्टिंग ब्रश X एंड फ्लो बैक टू द बैटरी थ्रू ब्रश Y, यानी कि करंट जो है प्लस से माइनस चलता है हमेशा, ध्यान रखना, ये प्लस का है और ये क्या है, माइनस, यानी कि करंट इधर से चला
कोयल ए बी सी डी में प्रवेश किया, ए से बी और सी से डी, इधर की तरफ, नीचे की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ, और कहां से एक्स से होके चलेगा और वाई तक वापिस, और वाई से होता है वापिस बैटरी में आ जाएगा। ठीक भाई। उसके बाद द करंट इन आर्म ए बी ऑफ द कॉइल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, इन आर्म सी डी फ्लो फ्रॉम सी टू बी। तो अब जो करंट है वो ए बी में तो ए से बी जाएगा और सी डी में सी से डी जाएगा। ठीक भाई। द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो नॉर्थ से साउथ, यानी कि लेफ्ट टू राइट है, इधर से इधर है। तो अब क्या है, ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये जरूरी है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, लेफ्ट हैंड को की जो मिडिल फिंगर, लिटिल फिंगर और ये क्या है इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस प्रकार स्ट्रेच करो कि दे आर परपेंडिकुलर ईच अदर। और ये क्या होती है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी, मिडिल फिंगर करंट को, और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को दिखाएगी। देखते हैं भाई इसमें, अब ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट किधर है, ऊपर की तरफ, अंगूठा किधर है नीचे की तरफ, तो ए बी किधर जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। इस प्रकार ये अपना कार्य करती है। तो ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वी फाइंड दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म ए बी पुशेस डाउनवर्ड। देखो आर्म ए बी क्या जाएगी, डाउनवर्ड, व्हाइल द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म सी डी पुशेस इट अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ जाएगी। Thus the coil and the axle rotate anti-clockwise। इस प्रकार देखो जो ये है, अभी ये नीचे जा रही है ऊपर, तो किधर जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज होता है, ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, इधर घूमेगी। ठीक भाई। उसके बाद Thus the coil at half rotation commutator Q make contact with the brush X and commutator P with brush Y। अब आधे रोटेशन के बाद मान लो सीडी इधर आ गई, तो इसके साथ Q भी आएगा इधर और P इधर चला जाएगा, लेकिन ब्रुश वही रहते हैं, ब्रुश कभी नहीं घूमते। तो अब ये Q जो है ना, Q का संपर्क X से हो जाएगा। Q का किससे हो जाएगा, ये Q है और ये इधर आएगा तो X से इसका संपर्क हो जाएगा, और P का संपर्क Y से हो जाएगा, यानी कि इधर P है और इधर आकर Y से जुड़ जाएगा। ठीक भाई। तो ऐसे जुड़ते ही जो करंट है ना वो भी बदल जाएगा। और सीडी देखो इधर आ गई, अब सीडी में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक, देखो क्या लिखा, therefore the current in the coil get reversed, रिवर्स हो गया, बदल गया, due to commutator and flow along the path DCBA। अब ये D से चलेगा, C से होता हुआ B में जाएगा, B से होता हुआ A में जाएगा। The reversal of current also reverse the direction of force। अगर करंट रिवर्स हुआ है तो डायरेक्शन भी रिवर्स होगी, यानी कि करंट बदला तो उसकी दिशा भी बदलेगी, यानी कि कैसे, Thus the arm AB of the coil that was earlier pushed up down, यानी कि जो AB पहले नीचे जा रही थी, now pushed up, अब वो है ऊपर की तरफ जाएगी। and arm CD previously pushed up is now pushed down, अब वो नीचे की तरफ, जो CD जो ऊपर की तरफ जा रही थी अब वो नीचे की तरफ जाएगी। अब देखते हैं, देखो अब यहां पर देखो AB नीचे की तरफ जा रही थी CD, अब की बार CD नीचे की तरफ जा रही है, तो इस तरह से देखते हैं तो डायरेक्शन तो एक ही है ना, डायरेक्शन तो एक ही है, एक ही डायरेक्शन में ये मोटर घूम रही है। ठीक भाई। Thus the coil and the axle rotate anti-clockwise, अब की बार भी anti-clockwise घूम रहे हैं। At half rotation commutator Q make contact with यहाँ पर the reverse of the current is represented at each half rotation, यानी कि हर आधे रोटेशन के बाद जो करंट है वो रिपीटेड चेंज रिवर्सिंग होता रहता है, गिविंग राइज टू कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ द कॉइल एंड द एक्सल, और इससे लगातार वो एक ही दिशा में गति करता रहता है, रोटेशन करता रहता है। तो इस वीडियो को पॉज करके इसको जरूर लिख ले, जहां से समझ में ना आए तो पूछ लेना। देखो मैं दोबारा कर रहा हूं, पॉज करते जाए और इसको उतारते जाए, ये आपकी एनसीईआरटी में बुक में मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि लेंथ दे रखी है, और लेंथ को किससे दिखाते हैं भाई, हाइट h से दिखाते हैं। h दे रखा है कितना, 5.0 सेंटीमीटर। ठीक, इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, और ऑब्जेक्ट की जो दूरी दे रखी है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी को किससे लिखते हैं भाई, u से, कितना, 20 सेंटीमीटर, और u हमेशा किसमें रहता है, माइनस में। ठीक, कौन क्यों मिरर के सामने है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, यानी कि r दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 30 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, f का फोकल लेंथ क्या होता है भाई,
r/2 यानी कि 30/2 यानी कि 50। अब ये है क्या क्या भाई, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स में हमेशा f जो होता है वो क्या होता है, प्लस में होता है। तो 15 सेंटीमीटर हमारे पास f आ गया r के द्वारा। ठीक, उसके बाद फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन अगर इमेज की निकालनी है तो उसको बोलते हैं v। v निकालना है। ठीक, एंड इट्स नेचर। और नेचर कैसे पता करेंगे, नेचर से हम पता करेंगे, मैग्निफिकेशन से भी कर सकते हैं। यानी कि अगर मैग्निफिकेशन प्लस में आ जाए तो वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, और मैग्निफिकेशन अगर माइनस में आए तो वह इन्वर्टेड और रियल होगी। तीसरा क्या होता है, साइज भाई। और साइज किससे निकालते हैं, एच डैश। इमेज की जब हाइट निकालते हैं, साइज निकालते हैं तो एच डैश बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार हमने देखा कि यानी कि एक तो v निकालना है, एक नेचर हमें पता चल जाएगा, इससे नेचर निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, हाइट। उसके बाद देखते हैं, तो पहला क्या निकालना, v का लिए फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा भाई, लेंस मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v। और मिरर होता है तो क्या होता है भाई, प्लस 1/u। ठीक, निकालना v तो u इधर ले जाओ, यानी कि 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। शाबाश, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। देखो हमने f इधर लेके आए हैं, v इधर लेके आए हैं, तो माइनस माइनस से कट जाएगा। ठीक, 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है, 15 माइनस 1/u कितना है, माइनस 20। ठीक, -20, माइनस से माइनस प्लस। अब 15 60 कितना होगा भाई इसका एलसीएम, 60। तो 15 चौकी 60, 4 एकम 4, प्लस में 20 दिया 60, 3 एकम 3, यानी कि 7/60 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया 1/v की वैल्यू कितनी आएगी, 7/60। हमें v की चाहिए थी, तो v को इसको उल्टा करो, तो v/1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको उल्टा किया तो इसको भी करो, तो 60/7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो है v की वैल्यू कितनी आ गई, 60/7। चलो v के आगे लिख देते हैं भाई, तो v के आगे लिखा 60/7 सेंटीमीटर। चलो अब इसको देख लो पॉज करके, और जहां से समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। बड़े बड़े दिखा रहा हूं ताकि आसानी से आपको दिखाई दे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि आगे कुछ निकाला जाए। अब इसको आप 60 जो है ना, इसको वैसे सोल्व करके भी दिखा सकते हो। जैसे 60 को हमने भाग किया 7 से, 7×56 4.35 और 7, तो कितना हो जाएगा। और हम यहां पर और लिख के भी इसको लिख सकते हैं, आंसर तो कितना आया, 8.57 सेंटीमीटर। यानी कि v को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या निकालना भाई, देखते हैं आगे क्या निकालना। v हो गया, हाइट निकालना है। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h होता है, यानी कि m बराबर, अगर इसको सॉरी h डैश बराबर क्या हो जाएगा, m h। यानी कि h तो हमारे पास है, m नहीं है अभी भी। देखो m तो निकालना ही है, तो m निकालने का एक फॉर्मूला और है, या क्या हो सकता है इसके बराबर, m बराबर क्या हो सकता है, m इज इक्वल टू v अपॉन u। अभी हम देखेंगे कि इसमें फॉर्मूला कौन सा है, मिरर फॉर्मूला है। मिरर में क्या होता है, प्लस यहां माइनस, m की क्या होती है, माइनस होती है। ठीक भाई, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बराबर v की वैल्यू कितनी आई, 60/7 माइनस अपॉन कितना आ गया, u कितना है, -20, तो माइनस से माइनस प्लस, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 60/7। और इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/20, 20 दिया 60, यानी कि m बराबर कितना आया भाई, 3/7। और ये प्लस में आया है, प्लस में आया तो क्या होती है भाई, वर्चुअल और वर्चुअल लिख लेना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो नेचर भी पता चलेगा। ठीक भाई, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास, m इज इक्वल टू 3/7
7 और निकालना क्या था mh यानी कि h डैश निकालना था। m कितना 3/7 और हाइट कितनी है भाई 5, तो करो कितना हो जाएगा 15/7। तो हमारे पास हाइट भी आ गई कितनी 15/7, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 को 7 से 7 2 जा 14 कितना हो जाएगा 1 7 3 4। तो यानी कि कितना हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हम यहां लिखेंगे सेंटीमीटर और 2.14 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने हाइट भी निकाली। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। भाई क्या है, कॉन्केव लेंस है और फोकल लेंथ दे रखी है, यानी कि एफ दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, कॉन्केव शब्द आ जाए तो इसका मतलब माइनस होता है, ठीक। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, यानी कि क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है। तो यानी कि यू निकालना है, क्या निकालना है यू, ठीक। प्लेस्ड सो दैट इफ द फॉर्म ऑफ इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि वी दे रखे हैं हमारे पास कितना 10 सेंटीमीटर। अब ये प्लस आएगा या माइनस, अभी कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस में इधर इमेज बनती है तो इधर क्या होता है माइनस, ठीक। तो यहां पर -10 सेंटीमीटर आ गया फ्रॉम द लेंस आल्सो। अच्छा ये माइनस प्लस कहां से आया, इसकी वीडियो जरूर बनाऊंगा, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वो पता चल जाए कि कब वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना, ठीक। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, यानी कि मैग्निफिकेशन भी निकालना है, एम भी निकालना है, चलो निकाल लें। तो अब यहां पर हमारे पास लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v, और लेंस है तो क्या हो जाएगा भाई माइनस 1/u, ठीक है 1/f। अभी यहां पर हमने क्या करना है, निकालना तो u है, u इधर ले आओ या इधर रखो और ये इधर आ जाएगा, यानी कि 1/f और v इधर आ जाएगी। तो अभी u को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1/u बराबर 1/v, और f को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1/f, ठीक भाई। अब कर दो भाई, क्या हो जाएगा 1/u बराबर है 1/v, v कितना है -10 माइनस 1/f कितना है -15 माइनस से माइनस प्लस। अब इसका भाई 30 एलसीएम आएगा, तो 10 या 30, 10 3 जा 30, और ये किसका है माइनस का, ये प्लस का है 15 2 जा। अब यहां पे क्या हो गया भाई, 2 को 3 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1/30, और ये किसकी वैल्यू आ गई 1/u की, किसकी आई है 1/u की आई है। अब 1/u की कितनी है 1/30 माइनस का, तो अब u की वैल्यू चाहिए तो इसको उल्टा करो, u इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा तो -30 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास u आ गया, यानी कि इमेज की जो ऑब्जेक्ट की दूरी आ गई। अभी u की वैल्यू जगह कर दो तो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ठीक। अभी अब निकालना है, इसको पॉज करके लिख लेना। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, m इज इक्वल टू v/u, या क्या हो सकता है h'/h। हमारे पास ये तो है नहीं, ये है दोनों की दोनों, तो यहां लिख लो m इज इक्वल टू v कितना है -10 अपॉन u कितना है -30 10 एकम 10 10 दिया 30, तो कितना हो जाएगा भाई इज इक्वल टू 1/3। अभी इसको भाग करो भाई 1/3, तो कितना हो जाएगा 3 जा 1 3 3 जा 9, यानी कि m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.33। इसकी कोई यूनिट होती नहीं है, तो m भी निकाल दिया, मैग्निफिकेशन भी निकाल दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स। अच्छा ये और में है, ये 9 का क्वेश्चन है। ए बी या तो इस तरह से आएगा या और में अथवा में 2 प्रश्न है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, क्या निकालना है? फोकल लेंथ, एफ निकालना है। एफ निकालने का कब? वैस रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस दे रखा हो तो एफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आर अपॉन 2। तो एफ इज इक्वल टू कितना है? 32 अपॉन 2 कटेगा तो 16 आ गया। अब प्लस या माइनस ये देखते हैं, तो ये कॉन्वेक्स है तो प्लस आएगा, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 16 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ये अगला है भाई क्वेश्चन कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द एट द इंफिनिटी ऑफ कॉन्केव लेंस, यानी कि कोई भी भाई एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहां आपको दिखा रहा हूं और वो कहां पर है? कौन? अच्छा ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी जितनी भी इमेज बनेगी वो सारी की सारी एक वीडियो में आपको करवाऊंगा। तो क्या भाई, एक कॉन्केव लेंस है, ठीक, और कॉन्केव लेंस को हम क्या करते हैं? डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये इसका ऑप्टिक सेंटर है, ये क्या है? इसका फोकल लेंथ, और ये क्या है? 2f ट्वाइस फोकल लेंथ, और ये क्या है? f2, और ये क्या है? 2f2, ठीक। प्लेस्ड इंफिनिटी पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, नहीं पता भाई कहां पर है, तो उसका रे डायग्राम बनाना है। तो इंफिनिटी पर जब भी कोई लाइट आती है ना तो वो पैरेलल आती है। इंफिनिटी से जब भी कोई लाइट आती है पैरेलल आती है, पैरेलल आती है तो फोकल लेंथ से होके जानी चाहिए। लेकिन ये डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है, तो डाइवर्जिंग करेगा तो इस लाइन से हमें स्केल रखनी है और इस घर से भेजनी है, इधर जाएगी। दूसरी लाइट भी गई आई तो ये भी किधर जाएगी? इसकी लाइन से। अभी ये देखते हैं, अगर ये इधर कभी नहीं मिलेंगी तो ये यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहां पर इस तरह से हमें वर्चुअल हो रही है, तो यहां पर मिलेंगी। तो अब क्या बताना भाई? एक्सप्लेन द पोजीशन, पोजीशन बतानी है, पोजीशन, और क्या बताना है? साइज, और क्या बताना है भाई? नेचर। पोजीशन कहां है? एफ पर, एट एफ। क्या लिखेंगे भाई? एट एफ, या इसको बोलते हैं ऑन द ऑब्जेक्ट साइड, ऑन द ऑब्जेक्ट साइड, या लिखेंगे एट एफ, ठीक। दूसरा क्या भाई? साइज क्या है? डॉट साइज, डॉट साइज, बिल्कुल डॉट जैसी। तीसरा नेचर, जब भी ये मिलती हुई होती है तो इसको बोलते हैं भाई इरेक्ट एंड वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये भी हो गया क्वेश्चन। उससे अगला, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग में हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो क्या वही हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बढ़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एब्सेंस ऑफ वाटर में जो एसिडिक है वो अपना बिहेव शो नहीं करते, और बिहेव शो कब करेगा? जैसे कि मान लो HCl है, यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है? प्लस, और क्लोरीन पे क्या होता है? माइनस। या जब तक इसकी हाइड्रोजन आयन अलग नहीं होंगे तब तक वो अपना बिहेव दिखाएगा नहीं, और ये तभी होगा जब इसके अंदर वाटर होगा, ठीक। तो इसको देख सकते हैं। The acidic behavior of acid is due to the presence of what? Of hydrogen ion, यानी कि हाइड्रोजन आयन जो है क्वेश्चन आयन होंगे इन द, तभी वो शो करेगा एसिडिक बिहेवियर। द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और जो हाइड्रोजन आयन है वो केवल वाटर की प्रेजेंस में ही वो शो करता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एन एसिड विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड hence will not show in acidic behavior। मैं बड़ा फास्ट कर रहा हूं, मजबूरी है, वीडियो छोटी बनानी है और इसके स्पेशल वीडियो अलग अलग बना देंगे। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ये या तो ये क्वेश्चन कर ले, छोटा है तो इसको ये देख ले, दोनों की बात सेम है, बस ये थोड़ा सा छोटी बात में समेटा गया, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो ध्यान से देख लेना इसको। अगला क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। बाह्य कोश में जो 2 इलेक्ट्रॉन होने वो कौन कौन से भाई? एक तो बेरिलियम और एक थे कैल्शियम। इनमें से कोई भी एक, लास्ट में कितने आएंगे? 2 आएंगे। मैग्नीशियम भी है, आपको बताने 2 ही हैं, तो 2 इनमें से कोई भी 2 बता दो।
चलो इसके बाद क्या है, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है और इसको बैलेंस करना जरूरी क्यों है। इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ द ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल, देखो कोई भी इक्वेशन जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा H2O। अब यहाँ पर ये वो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट साइड और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। अब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो एलिमेंट की जो नंबर है ना वो सेम रहनी चाहिए। अब देखते हैं 2 हाइड्रोजन 2 ठीक है, ऑक्सीजन 2 यहाँ 1 है, ये बात नहीं बड़ी, तो यहाँ क्या करो 2 करो। अभी ऑक्सीजन तो 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ क्या लिख दो 2। अब देखो 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, सॉरी 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बराबर है, इसी को क्या बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक, अभी इसको जब करना जरूरी क्या है, 9th क्लास में आया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसी के अनुसार केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड, यानी कि मास को न तो बढ़ाया जा सकता, नॉट बी डिस्ट्रॉयड और ना ही खत्म किया जा सकता इन ए केमिकल रिएक्शन। इट मींस दैट मास ऑन बोथ साइड ऑफ रिएक्शन शुड बी सेम, यानी कि रिएक्शन के दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड आर इक्वल। ये तभी संभव होगा जब दोनों साइड क्या होगा, जो एटम है वो इक्वल होंगे। चलो ठीक, बात मान ली भाई। और उससे अगला क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिवन एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, जब एसिड और बेस को मिला दो और क्या बन जाए, साल्ट एंड वाटर मिल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस एंड देन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे यहां पर लिख के रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या कोई और इक्वेशन देख सकते हो आप, जैसे कि आप क्या निकलो HCl प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, तो क्या बन जाएगा भाई, पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस H2O। तो ये भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसके बाद अगला क्या है कि हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू पोजीशन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता करके हम जो उसकी पोजीशन है एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में कैसे पता कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप है और पीरियड है 7 पीरियड है। तो जो ग्रुप होता है ना उसके अंदर जो एलिमेंट लगे होते हैं एक ही ग्रुप में सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। जैसे कि यहां पर हेलिना के लफ्ज से फरियाद आप जो याद करते हैं, हेलिना की, इस तरह से मान लो ये 4 से देख लेते हो, हाइड्रोजन के लास्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन आता है, इसका एटॉमिक नंबर और इसका 3, 11, 19, सबके लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, यानी कि सेम ग्रुप में सेम क्या होंगे, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है वो सेम होंगे। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसकी वैलेंसी भी सेम होगी। और पीरियड के अंदर जो है पीरियड, जब इसकी तरफ बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो यहां पर जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन बढ़ती जाएगी। जैसे कि यहां पर है हाइड्रोजन और हीलियम, तो यहां पर कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम में कितने हैं 2, तो पीरियड में बढ़ती है और ग्रुप में सेम रहती है। तो लिख सकते हैं इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटम विद द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम, कॉलम या ग्रुप, कॉलम की जगह क्या लिख सकते हो आप, ग्रुप। ठीक, और इन द ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन द सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेगी, बात दोनों एक ही है। एलिमेंट अक्रॉस ए पीरियड में शोइंग द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ते जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शाबाश, ये भी हो गया। चलो उससे अगला देखते हुए, स्टेट 2 वेज ऑफ द प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे को रस्ट मानी जंग से बचाने के लिए लोहे को कैसे बचाया जा सकता है। तो एक क्या कर सकता भाई, एक तो प्रिवेंटिंग बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, या तो उस पर पेंट कर दो, तेल वगैरह लगा दो, ग्रीस लगा दो, या गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, एक कोटिंग ऑफ आयरन विद थिन लेयर ऑफ जिंक की अगर पतली सी परत चढ़ा दोगे लोहे के ऊपर, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो इस प्रक्रिया के द्वारा भी हम लोहे को प्रिवेंट कर सकते हैं रस्ट से। ठीक, उससे अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये ध्यान रखना, ये क्या लिखा है, केमिकल प्रॉपर्टी, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कि हार्डनेस हो गया,
कंडक्टिविटी हो गई, जैसे मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट की कंडक्टर होती है, वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। हम पढ़ेंगे कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टी। ध्यान देना, ये मत कर देना कि वो इसमें लिख दो, ये केमिकल वाली लिखनी है। चलो देखते हैं भाई इसमें क्या है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। देखा होगा आपने, जैसे कि मेटल है Na, सोडियम है, जैसे Na सोडियम है, तो सोडियम के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है, और नॉन मेटल्स पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि क्लोरीन, इस पे क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। बिल्कुल सही। मोस्ट ऑफ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन, और मेटल्स के साथ अगर एसिड मिल जाए तो हाइड्रोजन निकालेगा, ठीक, और नॉन मेटल्स के अंदर हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं हो सकता, ठीक भाई, ये भी हो गया। उसके बाद विद क्लोरीन मेटल फॉर्म क्लोराइड, दो इलेक्ट्रोवैलेंट, जो क्लोराइड होती है ना वो इलेक्ट्रोवैलेंट बनाती है, जैसे देखो सोडियम क्लोराइड NaCl, यहां पर जो है प्लस और माइनस यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन नॉन मेटल के साथ जो है ना वो इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं बनाती, वो कैसे बनाती है, कोवैलेंट बनाती है। कोवैलेंट क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि CH3Cl क्लोरोमीथेन, यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न कि इलेक्ट्रोवैलेंट है, ठीक भाई, ये भी हो गया। उसके बाद मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, मेटल जो होती है वो बेसिक ऑक्साइड बनाती है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, यानी कि ये बेसिक ऑक्साइड है, या सॉरी CaO भी बोल सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि ये बेसिक ऑक्साइड है। और नॉन मेटल जो होती है वो एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाती है, जैसे देखा होगा भाई H, जैसे कि भाई CO2, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर इसको वाटर के साथ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, H2CO3 बना देगा। तो ये कैसा बनाती है भाई, एसिडिक क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। चलो ठीक, ये भी हो गया। उसके बाद अगला है कि व्हाट इज द हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजनेशन होता है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, इसको ही क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं। और इसका यूज क्या है वो देखते हैं। क्या है भाई, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये ध्यान रखना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसी बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है उसके बोलते हैं सैचुरेटेड, ठीक। जैसे कि C2H4 इसको क्या बोलते हैं, इथीन, और एक होता है C2H6 इसको बोलते हैं इथेन। तो ये तो होता है सैचुरेटेड और ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड, ठीक। तो इस इथीन के अंदर अगर हम हाइड्रोजन जोड़ दें तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। जैसे देखा होगा C डबल बॉन्ड C, सिंगल क्या होता है, यहां पर हाइड्रोजन होता है, सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन, और इधर भी क्या होता है, हाइड्रोजन, और इसका एक बॉन्ड हटा दे तो क्या हो जाएगा भाई, C सिंगल बॉन्ड C, और यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने, हाइड्रोजन। देखो यहां पर 2 हाइड्रोजन थे 3 हो गए, यहां पर भी 2 थे 3 हो गए, इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं। और ये किसी न किसी जो है कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होते हैं, जैसे कि निकल है या प्लेटिनम है, यानी कि इसके अंदर निकल या प्लेटिनम को कैटालिस्ट के रूप में यूज करेंगे तो ये रिएक्शन होगी, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज है कि प्रिपेयर वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, जो वेजिटेबल ऑयल है जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है या पीनट ऑयल है, उसके अंदर अगर हम हाइड्रोजन डाल देंगे तो वनस्पति घी बन जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बी का 17 के अंदर बी का पार्ट कि कंपाउंड का नाम बताना है। क्या भाई, CH3CL। अब हमने अगर कंपाउंड का नाम बताना है तो सबसे पहले हमने कार्बन देखना, कार्बन कितना है, एक, और एक को बोलते हैं मीथेन, ठीक। थोड़ा सा यहां लिख सकते हैं, मीथेन हो गया, और क्लोरीन जुड़ा है तो यहां लिख देंगे क्लोरो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। उसके बाद अगला जो है वो क्या है भाई, CH3CH3COOH। कार्बन देखते हैं 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं इथेन, ETHANE, और इसके आगे लगा है COOH, और COOH लगा हो तो क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। इसकी भी स्पेशल वीडियो बनाएंगे,
तो अभी लगाते हैं, और हमेशा ई हटा के लगाना है, ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या होगा, इथेनोइक एसिड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन ईस्टर क्या होता है, जैसे यहां पर लिखा है CH3, यहां पर देखते हैं भाई, CH3 COO C2H5, इसको बोलते हैं भाई ईस्टर। जब ईस्टर के साथ क्या हो, कोई बेस हो, एल्कलाई या बेस, जैसे कि प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसकी रिएक्शन करवा दें, गिव इथेनॉल, और उससे हमें क्या मिले, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, और साथ में क्या होगा भाई, सोडियम इथेनॉल, प्लस सोडियम इथेनॉल क्या होगा, CH3 COO Na, इसको बोलते हैं सोडियम इथेनॉल। ये जब बढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं स्पोनिफिकेशन। तो देखो यहां पर क्या है, when ester treated with alkali, the reaction give ethanol and sodium ethanol. This reaction is called sponification reaction because this reaction is formed the basis of preparation of soap, यानी कि सोप का बनाने के लिए ही ये आधार बनती है, इसीलिए इसको स्पोनिफिकेशन कहते हैं, यानी कि इस प्रक्रिया के द्वारा हम साबुन बनाते हैं। दिस कैन बी फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन है इसकी, यहां से आगे ये इक्वेशन दे रखी है, आप इसको थोड़ा सा अलग से लिख लेना, ये टाइपिंग में मिस्टेक है। यहां से लेके यहां तक का एक रिएक्शन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डैमेज ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को डैमेज कौन कर रहा है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद अगला है एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल कौन से हैं, आवर आर्म एंड डॉग्स फोरलेग, बिल्कुल ये भी है, आवर टीथ एंड एलिफेंटस, ये भी है, पोटैटो एंड रनर ऑफ ग्रास, ये तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है बताना है, तो वास्ट डिफरेंस है, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, बाकी क्या है, फीमेल के हैं, ये क्या है, फीमेल का है, ये भी फीमेल का है, ये भी फीमेल का है। उसके बाद अगला है व्हाट आर फोसिल, फोसिल क्या होते हैं भाई, जीवाश्म, हिंदी में बोलते हैं जीवों के अंश, तो फोसिल आर द रिमेनिंग और ट्रेस ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसके ट्रेस का मतलब चिन्ह या रिमेन, बचे हुए पदार्थ जो है उसको बोलते हैं फोसिल। व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल क्या है, इन द फूड चेन, फूड चेन मान लो ये क्या भाई, ये क्या है, कोई पेड़ पौधे हैं, घास फूस है, इसको कौन खाएगा, डियर, कौन खाएगा भाई, डियर, और डियर को कौन खाएगा, लॉयन। तो इस तरह से जो यहां पे क्या हो रहा है, फूड का ट्रांसफर हो रहा है या एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, डियर की, सॉरी बेटा ये लॉयन की स्पेलिंग LION, ठीक है। तो जो क्या है, ट्री वगैरह को कौन खाएगा, डियर, डियर को कौन खाएगा, लायन खाएगा। तो इस प्रकार ये क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो इन द फूड चेन द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी, या तो फूड या एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है उसे क्या कहते हैं, एट टेक प्लेस एट वेरियस लेवल, अलग अलग लेवल पे होता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। उसके बाद अगला क्या है, हाउ डज फोटोट्रोपिज्म ऑकर इन प्लांट, प्लांट के अंदर फोटोट्रोपिज्म कैसे होता है। देखो आपने देखा होगा कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं वो छाया में, मान लो किसी एक खिड़की में रख देते हैं, तो इधर तो छाया होती है और इधर लाइट आती है, तो ये ऐसे लगता है जैसे कि ये लाइट की तरफ जा रहा है। ये जाता कैसे है, इसको हम देखते हैं कि वंस द प्लैनेट डिटेक्ट लाइट, जैसे ही एक बार जो प्लांट है वो लाइट को डिटेक्ट करेगा, पहचानेगा, हार्मोन ऑक्सीजन इज सिक्रेटेड एट द शूट टिप, यानी कि ये कोई पौधा है और पौधे का ये क्या है, शूट पार्ट बोलते हैं इसको, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, शूट, और इसको बोलते हैं रूट। तो शूट के टिप पर क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन हार्मोन बनेगा यहां पर, और ऑक्सीजन है ग्रोथ हार्मोन। अब ये क्या करेगा, अभी द सिक्रेशन ऑक्सीजन डिफ्यूज टुवर्ड द सैंडी साइड ऑफ द प्लांट, जो ये बनेगा तो टिप पर, लेकिन ये डिफ्यूज होकर कहां जाएगा, सैंडी हिस्से में, छाया वाला हिस्से में आ जाएगा। अब यहां पे आएगा तो ये कहां से बढ़ेगा पौधा, यहां से, यानी कि बीच में से बढ़ेगा, ऐसे यहां से बढ़ेगा पौधा। अब ये पौधा हमें ऐसे लगता है जैसे बढ़ तो इधर गया, लेकिन लगता कैसे है, सूरज की, सन की तरफ ये बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में बढ़ कहां रहा है, बीच में से, लगता हमें ऐसे सैडी पार्ट। दिस मेक द सेल्स ऑन द सैडी साइड ग्रो, यहां पर ग्रो होंगी, यहां पर, और यहां ग्रो होंगी, तो इस तरह से ये ऐसे मुड़ जाएगा, बीच में से मुड़ जाएगा, और ये हमें कैसे लगेगा, सन की तरफ लगेगा।
तो दस द प्लांट अपीयर टू बेंड टुवर्ड लाइट, इसीलिए वो क्या है, लाइट की तरफ बेंड हमें नजर आते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन। देखो दो न्यूरॉन होती हैं, उसके बीच में वो जुड़ी भी नहीं होती बिल्कुल, उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उसी गैप को बोलते हैं सिनेप्स। उसके बीच में क्या होता है, एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल। जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है ना वो केमिकल में बदलते हैं। ये देखो यहां पर एक इलेक्ट्रिक सिग्नल आते हैं और यहाँ केमिकल बनते हैं और वो केमिकल दूसरी न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है उसमें चले जाते हैं। तो इस प्रकार आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल, इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं, दैट कैन इजीली क्रॉस ओवर द गैप, यानी कि इस गैप को वो जो केमिकल आराम से पास कर सकते हैं, केमिकल मैसेंजर टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, अगली न्यूरॉन में चले जाएंगे, वेयर इट्स कन्वर्ट बैक टू इलेक्ट्रिक इंपल्स, वहां पर दोबारा से इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल या इलेक्ट्रिक इंपल्स में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर टू न्यूरॉन्स के बीच में ये होता है। अभी इसके इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक और आता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, उसकी अगली वीडियो में आपको दे देंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड इन द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्स, लिंग की मेल होगा या फीमेल, वो कैसे पता चलेगा, मेल या फीमेल चाइल्ड होगा वो कैसे पता चलेगा। तो देखते हैं कि इन ह्यूमन बीइंग्स सेक्स इज डिटरमाइंड बाय एक्स एंड XY क्रोमोसोम। दो क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के अंदर XX होते हैं और मेल के अंदर क्या होते हैं, XY क्रोमोसोम होते हैं। सो इफ द मेल गैमेट X क्रोमोसोम फ्यूज विद द फीमेल ऑफ X, यानी कि फीमेल से तो X आएगा, अगर मेल से भी X आ गया तो क्या हो जाएगा भाई XX, और ये कैसा चाइल्ड होगा, फीमेल चाइल्ड होगा। चाइल्ड विल बी द फीमेल, और वहन मेल गैमेट Y, यानी कि मेल में तो क्या आ जाएगा Y और फीमेल में तो X होता ही है, तो क्या हो जाएगा भाई मेल चाइल्ड होगा, मेल चाइल्ड होगा। तो इस प्रकार ये आप कर सकते हैं। आप इसको ये चित्र भी बना सकते हैं यहां से देख के ऐसे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ड्रा वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन क्या होता है, देखो सबसे पहले ये जड़ है, रूट है, ये रूट निकलेगी, इसको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं भाई, रेडिकल। इसको फ्यूचर रूट भी बोलते हैं। और ऊपर जो निकलता है उसको हम बोलते हैं प्लूमले या फ्यूचर शूट भी बोलते हैं। और यहाँ पर दो पत्ते नजर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं कोटिल्डन। क्या बोलते हैं, कोटिल्डन। यहाँ पर ही फूड स्टोर रहता है, बाकी जो बढ़ता है बाद में फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड तैयार करता रहता है, लेकिन थोड़े से समय के लिए वहां पर फूड स्टोर रहता है। तो इस प्रकार ये आपका चित्र है, आप इसको बना सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद अगला है व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, तो बोथ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट्स फ्लूइड। जो प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल है वो एक फ्लूइड सीक्रेट करते हैं। सीक्रेट में क्या होता है, स्रावित करना, यानी कि जैसे नींबू निचोड़ते हैं तो नींबू से जो निकलता है उसको बोलते हैं सेक्रेशन। विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ सीमन, वो एक सीमन का पार्ट बनता है। इट मेक द पाथ स्मूथ थ्रू द विच द स्पर्म ट्रेवल, यानी कि स्पर्म को ट्रेवल करने के लिए वो स्मूथ पाथ देता है उसको। दूसरी बात क्या है, दिस फ्लूइड प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द एसिड प्रेजेंट इन द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के अंदर जो एसिड होता है उससे भी क्या है, स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है, शुक्राणुओं को बचाता है। दिस फ्लूइड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, और यह स्पर्म को न्यूट्रिशन भी देता है, पोषण भी देता है, खुराक भी देता है। तो आप इसको ये लिख सकते हैं अलग अलग पॉइंट में भी। और यहां पर दूसरा छोटा भी लिख रखा है द प्रोस्टेट एंड द सेमिनल वेसिकल एट देयर सेक्रेशन सो दैट द स्पर्म आर नाउ इन फ्लूइड व्हिच मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजियर एंड दिस फ्लूइड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये छोटा भी है, जो अच्छा लगे आंसर वो याद कर लेना, पॉज करके आप लिख लेना इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ड्रा ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। देखो पत्ता देखा हुआ यहां पर ऐसे, ये मान लो क्या है, पत्ता है, लीफ है, और लीफ के बीच में आपको एक ऐसे वेन से नजर आएगी, इसको बोलते हैं भाई मिड रिब। क्या बोलते हैं, मिड रिब। और साइड में भी नजर आएंगे इस तरह से, इनको बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं, वेन। ये लिखा क्या है यहाँ पर, वेन। और ये क्या है, मिड रिब। ये बीच वाले क्या है, मिड रिब। ठीक, अब इसको अगर हम काट के देखते हैं, देखो एक और ये इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड या लेमिना। लीफ ब्लेड या लेमिना, इसका जो बाहर का भाग है। और इसको काटेंगे तो एक मोटाई नजर आएगी, वो मोटाई जो होती है वो क्या होता है, वैक्सी
क्यूटिकल, वैक्सी मोम जैसी होती है। आप पत्ते को तोड़ोगे तो देखना एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलेगा, क्यूटिकल। और यहां जो इसके ऊपर की परत है उसको बोलते हैं अपर डर्मिस, यहां पर ये अपर डर्मिस है, और नीचे की परत को क्या बोलते हैं, लोअर डर्मिस। इसको मैं बड़ा करके भी दिखा दूंगा, आप लिख लेना। और इसके अंदर जब पत्ते को सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से देखते हैं अंदर की तरफ क्या होते हैं, यहां पर ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये देखते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर गैप होता है, इसमें एयर भरी रहती है। और यहाँ पर देखा होगा आपने गार्ड सेल, जो कि आपका स्टोमाटा में पाई जाती है। तो इस प्रकार आप इसका चित्र बना लीजिए। ये जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया भी गया है, ध्यान से देख लेना, आसान है। उससे अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। बहुत आसान है। एरोबिक इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एनारोबिक इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसका द एंड प्रोडक्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा एरोबिक में। एनारोबिक में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड बनेगा। उसके बाद एनर्जी जो होती है वो मोर अमाउंट में, एनर्जी क्या होती है, मोर अमाउंट में रिलीज होती है, इसमें लेस अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन ओकर इन हायर ऑर्गेनिजम्स सच एज मैमल्स, जैसे कि स्तनपायी जो जीव होते हैं, जैसे मनुष्य है, गाय है, घोड़ा है, इनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ओकर इन लोअर ऑर्गेनिजम्स सच एज इस बैक्टीरिया आदि में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो इसको पॉज करके आप लिख लेना, देख भी लो, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 27 का और में अथवा में क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है भाई कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर बताना है और उसका फंक्शन बताना है। लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्या है भाई, स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। इसमें क्या है, वेना कावा है, अपर साइड से आएगी, और लोअर वेना कावा है। ये क्या है, यहां से ब्लड जो है एंटर करता है, वेना कावा से ब्लड एंटर करेगा यहां से, और ये लोअर पार्ट से, नीचे से यहां से करेगा, और ऊपर के पार्ट से यहां से करेगा। किसमें, राइट आर्टरी में ब्लड एंटर करेगा। वह कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो यह ब्लड इस वाल्व के द्वारा इसमें राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है प्लुमिनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, वहां कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा और ऑक्सीजन लेकर के वापस पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये ओर्टा के द्वारा पूरे शरीर में चला जाएगा। इस तरह से ब्लड आता रहता है और जाता रहता है पूरे हार्ट में। अब देखते हैं इसकी फंक्शनिंग क्या भाई, वर्किंग, ध्यान से देख लेना। द हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, पंप करने वाला ऑर्गन है। जैसे कि वाटर को पंप के द्वारा ऊपर भेजा जाता है, इसी प्रकार ब्लड को बॉडी के अंदर हार्ट के द्वारा ऊपर भेजा जाता या पूरे जगह पर भेजा जाता है। विच हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी, पूरे बॉडी में सर्कुलेशन की काम आता है। द राइट, अब ये काम कैसे करता है, द राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो राइट एट्रियम है ना, ये जो है राइट एट्रियम, ये क्या करता है, पूरी बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है वेना कावा से। ठीक, कहां से, थ्रू वेना कावा। When right atrium contract, then the blood is entered into the right ventricle through valve. अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल में वाल्व के द्वारा, और ये वाल्व कौन से होते हैं, ट्राइकुस्पिड वाल्व होते हैं, इसके द्वारा एंटर करेगा। अब यहां से when right ventricle contract, then the blood is pumped into the pulmonary arteries. The pulmonary arteries carry the blood to the lungs for oxygenation. यानी कि ऑक्सीजन लेने के लिए यह लंग्स में जाएगा। उसके बाद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ऑक्सीजन लेने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द हार्ट थ्रू द पुल्मोनरी वेन। पुल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से व्हेन द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, देखो हार्ट जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, देन द ब्लड पासेस इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द ओपनिंग ऑफ वाल्व। यहां पर जो वाल्व होता है उसको बोलते हैं बाइकुस्पिड वाल्व। On the contraction of left ventricle, the blood is pumped into the aorta. Aorta में चला जाएगा, and the aorta transport blood to all body parts.
इस प्रकार ये पूरे बॉडी पार्ट में चला जाएगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित एग्जाम में जरूर प्रश्न आते हैं। इसके चारों तरफ के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में जरूर करवाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबा ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन में ये वीडियो मिल जाए। और शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि सभी बच्चों को आसानी से फायदा हो सके, आपके यार प्यारे दोस्तों को मिल सके ये वीडियो। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।